पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि एक्सोड की घटना होती है। रोमन साम्राज्य द्वारा यहूदियों का सेकेंड होली टेम्पल को तोड़े जाने की घटना होती है। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिया जाता है। इसके बाद से यहूदियों के साथ और अत्याचार बढ़ जाते हैं। होली टेम्पल टूट जाता है। यहां से यरूशलेम से यहूदियों को भगाया जाता है। अत्याचार इतने ज्यादा होते हैं कि उनका जो यूदा के जो वहां पे 3 कबीले रहते हैं, कुछ समय बाद वहां नरसंहार के कारण केवल 2 कबीले ही बचते हैं। 135 के आसपास रोमन साम्राज्य हार्टियन बनते हैं और हार्टियन बहुत ही कट्टर रोमन सम्राट था। पूरे यरूशलेम को वो हल से जोत देता है, नष्ट कर देता है और मुख्य द्वार पर जो रोमन साम्राज्य का प्रतीक चिन्ह था, सुअर, उसकी मूर्ति के स्थापित कर दी जाती और यरूशलेम का नाम बदल दिया जाता है एलिया काबीतोलिना। इतना अधिक बढ़ता है कि यहूदियों की हत्या करने वाले ईसाइयों को, रोमन को पुरस्कृत किया जाता है। वहां जो भी इतना अत्याचार होता है कि जो शेष कबीले बचे थे वो भी वहां से बिखर जाते हैं। 335 ईस्वी के आसपास रोमन साम्राज्य के राजा बनते हैं कॉन्स्टेंटाइन। उदारवादी थे और इन्होंने पुनः जो यरूशलेम का नाम जो हार्टियन ने चेंज कर दिया था, वो नाम फिर बदल करके यरूशलेम कर देते हैं। ऑटोमन साम्राज्य जो होता है उसका विस्तार होता है और वो यरूशलेम पे कब्जा कर लेता है। यहूदियों पर अत्याचार तो पहले से ही हो रहे थे, अब तुर्की सम्राट के द्वारा ईसाइयों पर भी अत्याचार होने प्रारंभ हो जाते हैं और यरूशलेम में ईसाइयों की यात्राएं जो हैं वो प्रतिबंधित हो जाती है। नॉर्मन जाति के मजबूत होकर के इंग्लैंड पे कब्जा कर लेता है। रोमन साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होकर बिखरने लगता है। इस बीच अरबों और ईसाइयों के बीच में यरूशलेम को लेकर के 7 धर्म युद्ध होते हैं। दोनों अरब और ईसाई दोनों यरूशलेम को अपने कब्जे में लेना चाहते थे। 1243 में यरूशलेम कुछ समय के लिए मंगोलों के कब्जे में गिरा। 1308 के आसपास, सन 1308 के आसपास ऑटोमन साम्राज्य ने यरूशलेम को अपने कब्जे में ले लिया। इस बीच यहूदी तो अत्याचार के शिकार हो ही रहे थे, अब ईसाई भी अत्याचार के शिकार होने लगे। एंटीसेमिटिज्म एक शब्द आ गया, यहूदियों के साथ नफरत। ईसाई ये मानते थे कि ईसा मसीह को सूली पर जो चढ़ाया गया है उसका एक कारण यहूदी है। वो यहूदियों को दोषी मानते थे। इस कारण से ईसाइयों और यहूदियों के बीच में वैमनस्यता उत्पन्न हो गई। ऑटोमन साम्राज्य ने पूरे अरब में प्रसार हुआ उसका और यरूशलेम एरिया, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, इस सभी एरिया में ऑटोमन साम्राज्य का आधिपत्य हो गया। नस्लवाद या यहूदियों के प्रति नफरत या एंटीसेमिटिज्म के कारण यहूदी के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया कि वो पैगंबर डेविड का सितारा अपनी शर्ट में अंकित करे और यहूदियों को पहचान छिपाने पर दंडित किया जाता है। ये इतना दंडनीय अपराध था कि इस पर आर्थिक और शारीरिक दोनों सजाएं दी जाती थी। ये नफरत, ये घृणा, ये इनके साथ
दुर्व्यवहार यहूदियों को अंदर से बड़ा मजबूत कर रहे थे। यहूदी शिक्षा और उद्यमिता और आर्थिक रूप से मजबूत, ये 3 सूत्रों पर आगे बढ़ रहे थे। यूरोप में जितने भी आविष्कार हो रहे थे उनमें 90% आविष्कार यहूदियों के द्वारा किया जा रहा था। यहूदी आर्थिक रूप से और शैक्षिक स्तर उनका बड़ा मजबूत होता चला जा रहा था और उनका जो पैगंबर डेविड ने जो नारा दिया था, मसीह राज्य की स्थापना करना है, वो नारा और प्रबल हो गया। अब यहूदियों का एक लक्ष्य हो गया, नेशनल होम, मेरा अपना घर, वो प्राप्त करना है। और इसके लिए यहूदी शैक्षिक रूप से, आर्थिक रूप से निरंतर स्वयं को मजबूत कर रहे थे और आपस में संगठन भी उनका बड़ा मजबूत हो रहा था, क्योंकि पहचानना आसान था डेविड का सितारा। पहचान एक है, डेविड का सितारा, हम भी यहूदी तुम भी यहूदी। आपस में बड़ा संगठित हो रहे थे सब, और सबका एक ही लक्ष्य था, नेशनल होम, हमें पाना है, मसीह राज्य की स्थापना और नेशनल होम हमें पाना है। कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, पहुंचते हैं प्रथम विश्व युद्ध। 28 जुलाई 1914 धुरी राष्ट्र ऑस्ट्रिया हंगरी के कारण प्रथम विश्व युद्ध की ज्वाला फूटी। यूरोप की परिस्थितियां बदलती हैं। यूरोप में यहूदी भी बहुत ही मजबूत हो जाते हैं आर्थिक शैक्षिक रूप से। प्रथम विश्व युद्ध, अब यहां पे अंग्रेजों को यहूदियों का भी साथ चाहिए, उनका जो धन है उसका भी साथ चाहिए। अंग्रेजों को तीनों का साथ चाहिए, ऑटोमन साम्राज्य को हराने के लिए फ्रांस का भी साथ चाहिए, अरब का भी साथ चाहिए और यहूदियों का भी साथ चाहिए। अब यहां पर अंग्रेज चाल चलते हैं। अरब के हुसैन और मैकमोहन के बीच में एक पैक्ट होता है, वही मैकमोहन जिन्होंने भारत और चीन की सीमा का सीमांकन किया कि यदि हम ऑटोमन साम्राज्य को हरा देंगे तो ऑटोमन साम्राज्य को हम और अरब, अंग्रेज और अरब मिलकर के बांट लेंगे। इसी प्रकार का समझौता साइकस और पिकेट मिलकर के करते हैं। फ्रांस के साथ समझौता भी अंग्रेज करते हैं, वो साइकस पिकेट समझौता कहलाता है कि ऑटोमन साम्राज्य को हम लोग आपस में मिलकर के बांट लेंगे, जीतने के बाद हम लोग आपस में मिलकर के बांट लेंगे। एक तीसरी और घटना होती है, ब्रिटेन के विदेश मंत्री बाल्फोर घोषणा करते हैं कि यहूदियों को नेशनल होम पाने का अधिकार है। प्रथम विश्व युद्ध, परिणाम क्या होता है कि मित्र राष्ट्र जो है ब्रिटेन, फ्रांस, ये लोग युद्ध जीत जाते हैं। युद्ध जीत जाते हैं तो अरब को ये अंगूठा दिखा देते हैं। सीरिया और लेबनान फ्रांस को मिल जाता है, इराक, जॉर्डन और फिलिस्तीन ब्रिटेन के कब्जे में हो जाता है। और इसी बीच में 1919 में लीग ऑफ नेशंस की स्थापना होती है, जिसका कार्य था, मुख्य कार्य था कि अब कोई विश्व युद्ध ना हो। युद्धों को टालने के लिए एक संस्था गठित की गई, सभी देश मिलकर के। तो उस संस्था में एक मैंडेट प्रणाली भी रखी गई थी। तो यरूशलेम को मैंडेट प्रदेश बना दिया जाता है और ब्रिटेन के कब्जे में यरूशलेम आ जाता है। जर्मनी हार जाता है 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक, प्रथम विश्व युद्ध। और परिणाम क्या होता है कि जो धुरी राष्ट्र होते हैं पराजित हो जाते हैं और मित्र राष्ट्र जीत जाते हैं। जर्मनी प्रथम विश्व युद्ध में बुरी तरीके से हार जाता है। 1890 में
फ्रांस और रूस के बीच में एक युद्ध होता है जिसमें फ्रांस पराजित हो जाता है और इस पराजय का जो ठीकरा है वो फोड़ा जाता है फ्रांस के एक कमांडर अल्फ्रेड ड्रेफस पर। ये कहानी यहीं छोड़ते हैं। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 2 मई 1860 को उस शख्स का जन्म होता है जिसके विचारों से आगे चलकर के 1948 में इजराइल नामक एक देश का गठन होता है। 2 मई 1860 को वियना में जन्म होता है थियोडर हर्जल का। थियोडर हर्जल एक उच्च शिक्षित यहूदी परिवार में जन्म और वहां पर उच्च शिक्षा प्राप्त की और पत्रकारिता करने लगे। उनके प्रेस ने वहां काम करने के बाद इनको फ्रांस में ट्रांसफर कर दिया। ये फ्रांस चले आए। घृणा और नफरत के बीच में उच्च शिक्षित बहुत ही प्रसिद्ध पत्रकार जब इधर 1890 में फ्रांस क्रीमिया युद्ध हार जाता है जिसका ठीकरा फोड़ा जाता है अल्फ्रेड ड्रेफस पे। अल्फ्रेड ड्रेफस पर मुकदमा चलता है। ड्रेफस मुकदमा हार जाते हैं। सजा हो जाती है ड्रेफस को और फ्रेंच गुयाना में इनको निर्वासित कर दिया जाता है। इस बीच में चूंकि ड्रेफस भी यहूदी थे और हर्जल भी यहूदी थे तो हर्जल अपनी कलम की ताकत से नए नए साक्ष्य एकत्र करते हैं और फ्रांस में उस समय दो विचारों में फ्रांस विभाजित हो जाता है। एक ड्रेफस के पक्ष में और दूसरा ड्रेफस के विपक्ष में। नए साक्ष्य आते हैं। ड्रेफस को निर्दोष साबित हो जाते हैं। ड्रेफस जब निर्दोष सिद्ध हो जाते हैं तो पुनः फ्रांस की सेना में उनकी प्रोन्नति करके लेफ्टिनेंट कर्नल बना दिए जाते हैं जो बाद में द्वितीय विश्व युद्ध में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। यूरोप में कार्ल मार्क्स के द्वारा जो साम्यवाद का प्रसार किया जा रहा था उसका और प्रसार होता है। साम्यवाद सीधा सीधा विश्व के मजदूरों एक हो जाओ का नारा देता है। साम्यवाद गरीब और जो उपेक्षित दलित वर्ग है उसको एकजुट करने का प्रयास करता है। और सेकेंड इंटरनेशनल जिसमें 1 मई को नारा दिया जाता है विश्व के मजदूरों एक हो जाओ और मई मजदूर दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त 1897 को स्विट्जरलैंड के बेसल शहर में पहली जायनिस्ट कांग्रेस, वर्ल्ड जायनिस्ट कांग्रेस, जायनिस्ट हिब्रू शब्द है जिसका अर्थ होता है स्वर्ग, इसका सम्मेलन बुलाया गया। पूरे विश्व के जितने भी बुद्धिजीवी यहूदी थे उन सबको बेसल सम्मेलन में बुलाया गया और यहां पर हर्जल ने नारा दिया कि जो व्यक्ति जिस मूल जगह का निवासी है उसे वहां रहने का पूरा अधिकार है। यदि उसे जबरन बेदखल किया गया है तो उसका फर्ज है कि वो उसको वापस पाए। इसके लिए वो अपना तन मन धन सब न्यौछावर करने के लिए तैयार रहे। ये नारा यहूदियों के बीच में उत्प्रेरक का कार्य किया। एक बार फिर जो यहूदियों के पैगंबरों ने नारा दिया था मसीह राज की स्थापना, तो इस वर्ल्ड जायनिस्ट कांग्रेस में नेशनल होम की मांग प्रबल हो गई। 1901 में यहूदी राष्ट्रीय कोष का गठन किया गया जिसका कार्य था जो भी यहूदी यरूशलेम, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन में बसना चाहते हैं उनको पैसे देकर के पूरी मदद करना। उनको खेती करने के लिए कहा गया, शराब बेचने के लिए कहा गया, पीने के लिए नहीं, शराब बेचने के लिए, कपड़े का व्यापार करने के लिए, शिक्षा। ये भी कहा गया उनसे कि यहूदियों के मकान की पीठ
यानी अगल बगल पीछे यहूदियों के ही मकान होने चाहिए। ये उत्प्रेरक का कार्य किया। लेबनान, मिस्र, जॉर्डन, सीरिया और यरूशलेम में पूंजीपति यहूदी और भी जो बसना चाहते थे यहूदी, वो परिवार वहां पर बसने लगे। एक और संस्था की गठन किया गया, केस हैसोद, KH, जिसका कार्य था विश्व के सभी देशों में बिखरे हुए यहूदी परिवारों से चंदा एकत्र करके राष्ट्रीय कोष में जमा करना। इन दोनों संस्थाओं ने इतना अच्छा कार्य किया कि यरूशलेम, जॉर्डन, मिस्र, सीरिया, इस जो फिलिस्तीन एरिया में यहूदी परिवार बसने लगे। 1904 में हर्जल की मृत्यु हो गई, किंतु ये सिलसिला प्रतिवर्ष जारी रहा। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी पराजित हो गया और ये जो विवाद का विषय था ये राष्ट्रसंघ में गया। वहां पर मील के नेतृत्व में एक आयोग बनाया गया और मील कमीशन ने तीन हिस्से में उस एरिया को बांटने का सुझाव दिया। अब चूंकि अंग्रेजों ने और फ्रांस ने मिलकर के ही उस एरिया को बांट लिया था, ये मील आयोग जो था इसकी जो रिपोर्ट थी या ये इस प्रकार की क्रियाविधि पूरी नहीं सफल हो पाई। वर्साय की संधि हुई, जर्मनी पर अनावश्यक शर्तें थोपी गईं, वहां हिटलर का उदय हुआ। चूंकि जर्मनी प्रथम विश्व युद्ध में हार गया था और हारने में उसने सीधा सीधा ठीकरा यहूदियों पर ठोक दिया और एंटीसेमिटिज्म का विश्व में सबसे दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार यहूदियों के साथ जर्मनी में किया गया, नरसंहार किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध से एक लाभ यह हुआ कि इजराइल का गठन हो गया। 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई और संयुक्त राष्ट्र संघ ने ये जो मील आयोग के द्वारा, जो 1919 में राष्ट्रसंघ के द्वारा मील आयोग का गठन किया, उसके विभाजन को यथा स्थिति स्वीकार कर लिया। इजराइल तो चाहता ही था कि उसको वहां पे जमीन मिले, तो 44% इजराइल को भूमि दी गई, 55% भूमि फिलिस्तीन को दी गई और 1% भूमि जो थी यरूशलेम का, वो जो 1919 में मेंडेट प्रणाली चली आ रही थी, तो वही ट्रस्टीशिप के अंतर्गत उसको सौंप दिया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने उसको अपने ट्रस्ट में ले लिया। 1% जो यरूशलेम का एरिया था। 14 मई 1948 को ब्रिटेन ने उस भूभाग को छोड़ दिया और आधुनिक इजराइल का गठन हो गया।